बाय मी। चलो, जो आपको बुक्स रेफर करनी है दोस्तों, फटाफट पहले बुक्स देख लो कि क्या क्या बुक्स हम लोग रेफर करेंगे, और हो सके तो उसमें से एक कॉपी एटलीस्ट खरीद लेना भाई, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं उसके। कोई भी एक रेफरेंस बुक खरीदोगे उसके 500-600 रुपए लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। जिस बच्चे को मतलब कोरोना काल में बहुत घर में सिचुएशन खराब है, मेरे को बोल देना, मैं गिफ्ट कर दूंगा। अब ऐसा नहीं हो पूरी क्लास गिफ्ट लेने के लिए आ जाए। तो पहली चीज है कि एनसीईआरटी के जो बुक है ना, वो सिर्फ खरीदने के लिए है और नेक्स्ट ईयर बेचने के लिए सेकेंड हैंड में। ठीक है बच्चों। सो एनसीईआरटी की बुक को हम लोग इतना ज्यादा रेफर नहीं करेंगे, इतना ज्यादा क्या, मैं तो कभी उसको टच भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है। दूसरी बुक जो हम लोग रेफर करेंगे बच्चों, वो है एमएल अरोरा। एमएल अरोरा ये फिजिक्स की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है गाइज। अच्छा इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा खासा मिल जाएगा, प्लस इसके अंदर कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसका कंसेप्ट वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, खासकर इसमें जो इसके एमसीक्यू और इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत जबरदस्त है गाइस, शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद में गाइस बात आती है प्रदीप फंडामेंटल की। तो प्रदीप सर ने, एक प्रदीप खेतरपाल नाम है उनका, प्रदीप फिजिक्स, बहुत अच्छी बुक है। जिन बच्चों को डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करना होता है वो लोग पक्का प्रदीप को फॉलो करेंगे। जिन बच्चों को डेरिवेशन पे प्लस न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है, और वो भी बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स, तो वो पक्का प्रदीप को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी बुक है, इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। और जो चौथी चीज है वो है डीसी पांडे, जो आप लोग गार्गी से ले सकते हो। जिन बच्चों को आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है वो लोग इधर से करेंगे। जिन बच्चों को आईआईटी की एकदम जबरदस्त धांसू तैयारी करनी है वो लोग एचसी वर्मा को उठाएंगे। बाय द वे, आई हैव मेट एचसी वर्मा। एचसी वर्मा, ही वाज फ्रॉम माय कॉलेज। सो एचसी वर्मा की बुक है गाइस, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। इसके 2 वॉल्यूम्स है, बहुत जबरदस्त बुक है ये। पढ़ोगे तो समझ में आएगा नहीं लेकिन उसको अगर ध्यान से बैठ के पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। इसके जो कंसेप्ट से लिटरली बता रहा हूँ, आपके टीचर्स ने, आपके टीचर के टीचर ने भी ये बुक पढ़ी होगी, तब जाके वो अभी यहाँ पर है। सो एचसी वर्मा बहुत अमेजिंग बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। और छठी चीज जो आप लोग रेफर करोगे वो मेरे नोट्स रेफर करोगे। राइटिंग गंदी हो तो बता देना भाई। कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो बताना। चलो नोट डाउन कर लो इसको, फटाफट देखना नहीं है, नोट डाउन कर लो इसको, ताकि भूले भटके किसी दिन आपको ये दिख जाए। फटाफट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी। अरे शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। शर्मा जी, ऑल गुड, सब बढ़िया है बेटा? यस सर। अलग लिख लिया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड करूं? यस सर। हस्ती, आगे बढ़े बेटा। हस्ती, यस सर। ओके ओके, चलो। ऑलराइट, सो बुक्स की बात हो गई है। सिलेबस आप लोगों को पता है, मैं सिलेबस बिल्कुल भी बता नहीं रहा हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। बट हाँ, ये चीज जरूर बोलूंगा कि आपकी जो बुक है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी,
वोल्टेज, कैपेसिटर, रेजिस्टर, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी उसके अंदर। फिर थोड़ा डिटेल में जाया जाएगा, उसके लिए आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो टॉपिक है मैथमेटिक्स के, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। कोशिश करो कि जब तक ये सब चीजें पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक आइडिया लग जाए। बाकी नॉन मेडिकल तो कोई होगा, कोई है इसमें जो मेड वाला स्टूडेंट है? मेडिकल अपनी क्लास में सारे इंजीनियरिंग वाले हैं या मेडिकल वाले हैं? है सर, मेडिकल वाले। मेडिकल वाले भी हैं, ठीक है। प्रणव बोला, चिल्लाया। ठीक है, एनीवेज तो फिर मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसका मतलब। चलो टॉपिक लिखो, हैशटैग लगा लो इंस्टाग्राम का, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स ने ना 1942 में दो लॉज दिए थे। ये 1942 की बात है, जब देश हमारा आजाद होने वाला था 1947 में। तो तब किरचॉफ्स अपने ये लॉज लिख रहा था, उसने लॉज लिख दिए थे और उसने हमको ये बता दिया कि दुनिया वालों देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को। उसके दो लॉज थे बच्चों। पहला लॉ था किरचॉफ्स, नाम भी कैसा है इसका यार, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, या फिर इसको हम लोग बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, तीनों इसी के नाम है, तीनों इसी के नाम है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल लो, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोल लो, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ बोल लो, ये तीनों के तीनों एक ही नाम है। ऑल दीज थ्री आर सेम, ऑल दीज थ्री आर सेम। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हाट डज इट से, बोलता क्या है, फिर हम इसको समझेंगे और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें। सो लिख लो फटाफट इसके अंदर गाइस। इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम, बच्चों एक होता है एल्जेब्रिक सम और एक होता है वेक्टर सम। क्लास 11 में पढ़ा है वेक्टर्स? कुछ था सर वो स्टार्टिंग में, पता नहीं, वो टीचर आया और बोल के चला गया था। It states that the algebraic sum of the currents, देखो मेरी राइटिंग सबसे क्लास में खराब होती है, मेरे से भी जिसकी गंदी होगी ना तो वो तो पानी में डूब मरना भाई आज। Some of the currents meeting at a junction in a closed circuit is zero. In a closed circuit is zero. So Kirchhoff's law बोलता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है कोई भी करंट का मीटिंग एट ए जंक्शन, वो जीरो होगा, वो जीरो होगा, वो जीरो होगा। So मान लो आप लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे वायर्स आपने लेके रखे हुए हैं। एक वायर आप लेके आए ऐसे किचन की तरफ से, ये किचन की तरफ से कुछ वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक कनेक्शन अंदर की तरफ आ रहा था और फिर एक कनेक्शन आपके बेडरूम की तरफ जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिशियन हो आप लोग, यू गाइज आर ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। सो एक कनेक्शन आपके हॉल की तरफ जा रहा है, फिर जो मेन पावर लाइन है वहां से आपके पास में कुछ कनेक्शन आ रहा है, राइट। ऐसे करके आपने जितने भी वायर्स थे सबको एक जगह जोड़ दिया, एक जगह लेके आ गए सारे के सारे, और एक पॉइंट पे आपने उन सबको वायर्स को जोड़ दिया। तो ये मान लो कि मेन, बेडरूम, हॉल, किचन, ये सारे के सारे दीज आर ऑल डिफरेंट वायर्स, दीज आर ऑल डिफरेंट वायर्स। ये जो मैंने एरो बनाया है वो एरो शो करता है करंट का डायरेक्शन, और माइंडेड कि करंट का जो डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा डायरेक्शन है, इज इट कन्वेंशनल और एक्चुअल? पता है ना पता है ना करंट के दो डायरेक्शन होते हैं बच्चों। एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो हमने अपनी कन्वीनियंस से बना लिया है, हमने बोल दिया है ये ऐसा होता नहीं है, और एक होता है एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन। सो दो टाइप के करंट होते हैं। अब तक जो हम जी रहे हैं वो भ्रम में जी रहे हैं, कन्वेंशंस ले लेके जी रहे हैं, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो एक्चुअल करंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है।
नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन मैंने शो किया हुआ है आप लोगों को। किचन से एक लाइन आई है, इस पॉइंट पर आई, मेन लाइन से यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ से फिर दो जगह पे, एक जगह पे बेडरूम में जा रहा है करंट और जा रहा है हॉल के अंदर करंट जा रहा है। सो किरचॉफ्स लॉ यही बोलता है भैया कि एक जंक्शन पे जितनी चीजें आएंगी उतनी चीजें बाहर निकलनी चाहिए, नहीं तो चोरी हुई है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आई बात? मान लो जैसे हमारे पास में ना लेट्स सपोज एक पाइप है बच्चों, अभी इस पाइप के अंदर लेट्स सपोज मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 90 लीटर्स पानी डाला है, 90 लीटर्स, तो राइट हैंड साइड से कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि 90 लीटर्स पानी ना आए, 90 लीटर्स पानी आना ही चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, वो फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ से आपका अमाउंट फिक्स्ड है, आपने जितना डाला था उतना आपको मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मान लो आपको 90 लीटर्स की जगह पे अगर आपको 80 लीटर्स पानी मिला, तो इसका मतलब कोई चोर है जिसने यहाँ पे ऐसा डाका डाल के अपना पाइप घुसेड़ दिया और चोरी कर रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? मतलब कुछ पानी उसका यहाँ से यहाँ ऐसे करके निकल जाएगा, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस चीज को, तो जितना पानी आप लेफ्ट हैंड साइड से डाल रहे हो उतना ही पानी एग्जैक्टली बाहर निकलना चाहिए। और ये इसलिए होता है बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई ये जो पानी था उसका एक डेफिनेट मास है, उसका फिक्स्ड मास है, जितना मास आप डाल रहे हो उतना मास बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो फिर अंदर कोई भगवान बैठा हुआ है जो मास को गायब कर रहा है, एंड विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. And the same thing is happening with the Kirchhoff's current law, Kirchhoff's loop law, not loop law, Kirchhoff's first law. I hope it's clear to you guys. समझ में आया? अभी लिखना बहुत है इसके अंदर, समझा रहा हूँ मैं और धीरे धीरे, बट so far so good। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इसमें अभी तक? नो सर। No, sir. ठीक है, शाबाश। चलो चलो, तो अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि किसके ऊपर बेस्ड है ये। आजा बेटा, चलो लिखो भाई, नेक्स्ट एरो डाल के लिख लो। इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन या इट सपोर्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, बता सकता है कौन सा लॉ है? कोई बता सकता है? आदित्य कुछ बोल रहा है लेकिन तेरी आवाज हमारे दिल तक नहीं पहुंच रही है। सर फर्स्ट लॉ है, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नहीं नहीं, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं बेटा, नहीं गर्गी, नहीं गर्गी। Conservation of charge. Yes, exactly. It is based on the law of conservation of charges. Charges conserved रहते हैं, उनको ना तो आप तोड़ सकते हो ना ही आप उनको बना सकते हो। और ये तब तक ये जब तक कोई नया साइंटिस्ट इंडिया से निकल के ऐसा ना बोल दे कि आज से मैंने चार्जेस बनाने शुरू कर दिए हैं। आई मीन ही विल बी द गॉड। पूरी दुनिया उसके पैरों में गिर जाएगी जिस दिन इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया कि चार्जेस को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। समथिंग कैन हैपन टू द चार्जेस। नाउ ऑलराइट, चार्जेस एग्जैक्टली क्या चीज है? दीज आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और माना जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बना नहीं सकते, नहीं कर सकते हम लोग ऐसा। अभी तक हमारे पास वो पावर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नॉलेज नहीं है कि हम लोग चार्जेस को बना सकें। और ऐसा फिजिकली भी नहीं दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग अब तक तो मान के चलते हैं भैया कि चार्जेस को हम नहीं बना सकते हैं, और जब बना नहीं सकते तो उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, राइट? सो चार्जेस फिक्स्ड है। मतलब अगर आपने 10, 15, 20 चार्जेस एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लाए हो, तो वो 10 चार्जेस ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते करते 10 के 11 हो गए, 11 के 15 हो गए, या 10 में से 2 रह गए, या फिर सिर्फ 8 रह गए। सो चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे। दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दिस लॉ। सो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और चार्जेस वाला पॉइंट मैंने इसलिए उठाया है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो ना, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर आप बोल रहे हो कि करंट ना तो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, जितना करंट आपने जंक्शन में डाला उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, जितने चार्जेस आप जंक्शन की तरफ लेके आ रहे हो ना, जितने चार्जेस आप जंक्शन की तरफ लेके आ रहे हो उतने ही चार्जेस आपके बाहर निकलने चाहिए, तभी जाके ये लॉ वैलिड होगा, तभी जाके ये लॉ वैलिड होगा। बात समझ में आ रही सबको ये? सो लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं यहाँ से मैंने I1 करंट अंदर डाला, यहाँ से I2 करंट अंदर डाल दिया, और I3 करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से I4 करंट बाहर निकल रहा है। लेट्स सपोज यहाँ से एक और करंट निकल रहा है बाहर, I5 करंट, ठीक है? एक करंट अंदर डाल देते हैं, चलो I6 करंट अंदर डाल देते हैं। सो होगा क्या?
I1 से कुछ चार्जेस जाएंगे, I2 से कुछ चार्जेस जाएंगे, I6 से कुछ चार्जेस जाएंगे इस जंक्शन की तरफ में, और अब क्योंकि इनको बाहर निकलना है तो निकलेंगे I3 में, I4 में और I5 में। जितने चार्जेस आपने यहां से डाले हैं उतने चार्जेस यहाँ पर बाहर निकलने चाहिए। दैट मीन्स I1 plus I2 plus I6 that should be equal to I3 plus I4 plus I5 plus I5. Make sense? Make sense, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cool. लिख लो इसको फटाफट। कुछ भी नहीं आएगा ना उसी टाइम पे मुझे बोल देना भाई कि वो मास्टर फिर से समझाऊंगा मैं। How was the exam, by the way? पलक, कैसा गया एग्जाम? सही गया। सही गया। श्रुति? अच्छा गया सर। अच्छा। और बाकी लोग जो कैमरा बंद करके गायब हो रखे हैं वो, उनका कैसा गया? अच्छा गया सर। कर लो, नाश्ता कर लो बेटा, कोई बात नहीं, होता है। ऑलराइट गाइस, समझ में आया ना? I1 plus I2 plus I6 is equal to I3 plus I4 plus I5। जितना करंट अंदर डाल रहे हो उतना करंट बाहर आना चाहिए। रीजन उसके पीछे क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लग रहा है, एंड चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये फंडा लगेगा इसके अंदर। आई एम श्योर ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे एक एरो डाल के और पॉइंट लिख लो फटाफट। अ पॉइंट in a circuit cannot act as a source or sink of charges। a source or sink of charges। सोर्स का मतलब जहां से चीजें निकल रही हैं, उत्पाद हो रही है, जन्म हो रहा है जहां से, सोर्स। सिंक का मतलब होता है जिसमें खड्डा, वो जिसमें चीजें जा रही हैं, गायब हो रही हैं, जैसे वॉश बेसिन हमारा, जैसे किचन का सिंक। सो सिंक मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसा खड्डा जिसके अंदर चीजें जा रही हैं, और सोर्स जहां से चीजें बाहर निकल रही हैं। सो ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है गाइस, इसका मीनिंग ये है, कोई भी सर्किट के अंदर में एक सिंगल पॉइंट, इट कैन नेवर एक्ट एज अ सोर्स और अ सिंक। वो मतलब सोर्स भी नहीं रहेगा, ना ही वो सिंक रहेगा। उस पॉइंट पर जितनी भी चीज आ रही है वो बस ट्रांसफर करेगा, कंडक्टर है वो। मतलब वो देखेगा कि हाँ अच्छा मेरे यहाँ से इतने चार्जेस चले गए, इतने यहाँ से चार्जेस चले गए, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाएगा, बस वो रहेगा वहां पर दिखाने के लिए। सो अ पॉइंट कैन नॉट एक्ट एज अ सोर्स और अ सिंक ऑफ चार्जेस। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अच्छा, कन्वेंशन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि सेम कन्वेंशन आप लोग भी ले सकते हो, आई मीन डिपेंड करेगा आप लोग क्या कन्वेंशन लेके जाना चाहते हो, बट फॉलो करो कि यही कन्वेंशन को लेके चलो तो ज्यादा बेटर है। हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे करंट की जब करंट जाएगा टुवर्ड्स द जंक्शन की तरफ जब जाएगा। जब करंट जंक्शन की तरफ जाएगा, करंट जब ऐड होगा तो आप उसको पॉजिटिव ले लेना, और नेगेटिव कब लोगे? जब करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। करंट इज अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है ना? तभी देखो मैंने भी यहाँ पे ये चीज लिखी हुई, I1 plus I2 plus I6 is equal to I3 plus I4 plus I5। यहाँ पे मैंने I1 I2 I6 को पॉजिटिव लिया हुआ है और I3 I4 I5 को नेगेटिव लिया हुआ है। कैसे? देखो, इस लॉ को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 एट अ सिंगल पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट पर जो टोटल करंट होगा वो 0 होगा।
जितना भी करंट है उन सबका एडिशन कर दो, वो टोटल 0 होगा। सो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, I1, I2, I6, I3, I4, I5 ये करंट है ना, राइट। सो I1 तो पॉजिटिव है, I2 भी पॉजिटिव है, I3 नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस I3 लिखोगे। I4 भी नेगेटिव है, सो माइनस I4 लिखोगे। I5 भी नेगेटिव है, तो आप माइनस I5 लिखोगे, और उसके साथ ऐड करोगे I6 बिकॉज I6 इज पॉजिटिव। और जब आप इन सबको ऐड करोगे दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे, I1 प्लस I2, यहाँ पे माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। और यार क्लास 7 की बात है, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो कैसे मैंने I1 प्लस I2 प्लस I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 लिख दिया है। क्लियर हुआ गाइस? ये समझ में आया? सो एक्चुअल लॉ समेशन इज 0, उसी का ये डिराइव्ड फॉर्म है कि ऐसा ऐसा करके मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, उसी का ये डिराइव्ड फॉर्म है, मैं आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे लिख रहा हूं। लिख लो फटाफट इसको। हमने कोई अगर पूछेगा हमने चार्जेस की बात क्यों करी, तो आप उसको सीधा जवाब दोगे भाई कि यार तुम करंट की अगर बात करोगे तो चार्जेस की वजह से ही करंट होता है। तो इन एसेंस जो रीजन है करंट का वो चार्जेस ही है, जो भी करंट में आ रही है चेंजेस वो चार्जेस की वजह से आ रहे हैं। Yes, sir. Thank you. चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, आगे बढ़े दीदी, चलो शाबाश। Yes, sir. ठीक है बेटा, इसमें ना एक स्टार लगा के एक लाइन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आईआईटी पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव, नॉट ओनली आईआईटी, मैं कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस जगह पे आपको वो फंसा सकता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखवाना ही भूल गया ना आपको, KCL ब्रैकेट में यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लो KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, सो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपको पूछ सकता है वेयर एग्जैक्टली द KCL इज वैलिड, कहां पर KCL वैलिड होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ किस लोकेशन पर वैलिड होगा। आपका आंसर होना चाहिए चाहे वो सर्किट ओपन हो या क्लोज्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, KCL को KCL वहां पर वैलिड होगा। ऑलराइट, सो इट कैन बी यूज्ड, KCL कैन बी यूज्ड in both open and closed circuit। ओपन सर्किट हो या क्लोज सर्किट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, KCL वहां पर लगेगा, KCL विल बी एप्लीकेबल। यही इस चीज को अलग करती है KVL से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। भाई किरचॉफ्स करंट लॉ में कुछ डिफरेंस तो वो डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को, इजी है ना, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल राइट। चलो फर्स्ट लॉ हो गया अपना खत्म, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ, विच इज सेकेंड लॉ। लिख लो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, दूसरा लॉ है ये किरचॉफ का, या फिर इसको हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ बोले तो ऐसे गोल गोल सर्कल कुछ भी क्लोज्ड, या फिर हम लोग इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऐसे KVL की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को सवाल पूछना चाहूंगा, छोटा सा एक सवाल पूछना चाहूंगा गाइस। व्हाट डू यू थिंक इज अ वोल्टेज? वोल्टेज होता क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल? व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ये सब नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ व्हाट इज पोटेंशियल। बोलो भाई,
प्रजापति जी बाहर आइए, बोलिए, Yes, sir. बताइए क्या है पोटेंशियल, क्या है, क्या कहानी है ये पोटेंशियल की। मैं ना पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ आपसे, ना ही मैं आपसे ईएमएफ पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं पूछ रहा मैं आपको सिंपल सा एक वर्ड पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या है? कैपेसिटी, किस तरीके की कैपेसिटी बेटा? एनर्जी को स्टोर करने की। नहीं, तो फिर वो कैपेसिटर का क्या काम है, और कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग फिर? Capacity टू डू वर्क। तो एनर्जी क्या हो गया? Sir, quantity of something. Energy, कोई quantity तो नहीं. बहुत बढ़िया, सब सुनाई दिया, अच्छे से समझ में आया, गुड गुड आंसर। थोड़ा पास आ जा बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोला है तू। बोलो बच्चों, गर्गी आने दो। एनर्जी स्टोर्ड, जब कोई किसी पे वर्क डन होता है तो एनर्जी स्टोर रहती है उसके अंदर। बेटा अच्छा, पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती है? वी से बोलते हैं हम इसको, वोल्टेज बोलते हैं ना। आपको लगता है वोल्टेज मतलब एनर्जी होता है? V इज इक्वल टू आई आर, आपने ये वाला फॉर्मूला भी देखा है ना, तो आपको लगता है ये एनर्जी है? नहीं है ना। फिर नहीं आदित्य, नहीं देखो चैप्टर इतना आगे बढ़ गया, तुम लोग पोटेंशियल में अटके हुए हो। कोई बात नहीं गाइस, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। होता क्या है पता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है, हालांकि दीज आर ऑल थॉट एक्सपेरिमेंट्स, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया आपने, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, लेट्स सपोज इसको मैं क्यू बोल देता हूँ, पॉजिटिव क्यू चार्ज है ये। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इन्फिनिटी पे कहीं पर बहुत दूर दुनिया में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा +1 यूनिट चार्ज पड़ा हुआ था, छोटा सा टेस्ट, बहुत ही मुन्ना सा नन्ना मुन्ना सा, बहुत ही छोटा माइन्यूट सा एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ था। कहां पर? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी के ऊपर। देखो आप लोगों को ये चीज तो पता होगी कि भैया पॉजिटिव एक दूसरे पॉजिटिव को करता है रिपेल, धक्का मारता है ना, पुश करता है कि नहीं करता है कि नहीं है भाई? तो अगर मैं मान लो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा, तो ये वाला जो चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को भी धक्का मारेगा, पीछे की तरफ मारेगा। लेकिन आपने तो कसम खा रखी है, आपने ठान रखा है कि नहीं हम ये वाले चार्ज को इसके पास लेके ही जाएंगे। यार जब आप इस चार्ज को लेके जा रहे हो, आपको नहीं लगता यू आर वर्किंग अगेंस्ट समथिंग? आप काम कर रहे हो, आपकी मेहनत लग रही है ना, आपको काम करना पड़ रहा है ना, जो काम आप कर रहे हो वो काम ही है पोटेंशियल। समझाता हूं मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन बोल के। बाकी फंडा समझ में आया ना ये कि होने क्या वाला है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखो गाइस, सो हुआ क्या बच्चों, पॉजिटिव एक यूनिट टेस्ट चार्ज था, मैं उसको इन्फिनिटी से उठा के इस चार्ज के पास लेके आ रहा हूं, ऐसे करके आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स दिस प्लस क्यू चार्ज, towards this plus q charge. Now what I have to do is I have to do some amount of work. मुझे काम करना पड़ेगा against this charge. ये चार्ज आगे से धक्का मार रहा है कि मत आ, मेरे को नहीं चाहिए तू, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं ये चार्ज तो मैं तेरे पास ही लेके जाऊंगा, तो ये चार्ज मैंने उसके पास में फेंक रहा हूँ, धीरे धीरे पुश कर रहा हूँ मैं उसको। ऐसा लग रहा है कि हम हवाओं से लड़ रहे हैं, विंड से लड़ रहे हैं। यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, टुवर्ड, आई मीन हवा सामने से आ रही है, आप उसी की तरफ चलते जा रहे हो, आंधी तूफान से लड़ रहे हो, वैसा समझ लो इसको। तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और पोटेंशियल का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को आपने इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर लाने में जितना काम किया होगा, उस काम को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल। नाउ डज इट मेक सेंस टू यू गाइज? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, क्यों बोल रहे हैं हम इसको वर्क डन? क्लियर हुआ गाइज? पक्का? यस सर। एवरीबॉडी
ऑल राइट, Yes, sir. ओके, कूल कूल। भूलना मत फिर इस चीज को, लिखवा दूं इंग्लिश में, लिखवा दूं कि क्या है ये, तो वैसे सामने दिख गया ना आप लोगों को। वोल्ट पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है प्रणव, लिख दिया था तूने पहले। चलो इसको मिटा दूं भाई, लिख लिया हो तो मिटा दूं इसको। Yes, sir. हाँ सर। ओके 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 ओके। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। चलो तो KVL का स्टेटमेंट लिख लो फटाफट पहले तो। टाइम टाइम टाइम, चलो लिखो। इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of changes, चार्जेस नहीं है ये, चेंजेस है। चेंजेस का इरेजर आजा बाबा। लोगों की क्लास में इतना मेरा ये लैग मार रहा है, अदरवाइज लैग होता नहीं है। इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of changes in potential, changes in potential around any closed path of electric circuit। देखो वर्ड है क्लोज्ड, इंपॉर्टेंट है ये। इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्रैकेट में लिखोगे और क्लोज्ड लूप involving resistors and cells in the loop is zero, कहने का मतलब है summation of changes in potential is equal to zero, summation of delta V is equal to zero, summation of delta V is equal to zero। लिख लो, मैं पढ़ देता हूँ इस लॉ को फिर से, जिसको वर्ड समझ में नहीं आया वो उसी टाइम पे करेक्ट कर लेगा। It states that the algebraic sum of the changes in potential around any closed path of electric circuit or closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। वो जीरो होता है भाई, वो जीरो होता है। इतना समझना है, समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। सर्किट बना के फिर उसको सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद। लिखा मुस्टंडो? लिख दिया है सर। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. चलो ठीक है। सो एक स्टेटमेंट और लिखो। इट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जितनी एनर्जी आप जनरेट कर पा रहे हो, आई मीन जितनी एनर्जी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, उतनी एनर्जी आपको बाहर भी फेंकनी पड़ेगी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है वो, ना तो आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो एनर्जी है वो है, उसको ना तोड़ सकते हो ना बना सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब आपको पता होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पलक समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो ऑल राइट। अच्छा एक वर्ड है कंजर्वेटिव फोर्सेस, पता है? या कंजर्वेटिव कुछ ऐसा वर्ड सुना है कभी? नहीं सुना? व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय द वे? ऐसा कुछ सुना था कभी क्लास 11th में?
ओ डेड पीपल, नहीं सुना। चलो तो फिर एक स्टेटमेंट लिख लो, बाकी कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग कल करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस का। राइट डाउन दिस लॉ follows from the fact that the electrostatic force is a conservative force, and work done by it in any closed path is zero. कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मान लो यहाँ पर कुछ एक चीज है, कोई एक पर्टिकुलर थिंग है जिसको आप उठा के भाग रहे हो, भाग के आप ऐसे घूम फिर के आप ये पूरी जगह पे भाग के उसको उठा के लेके भाग के और वापस अगर उसी जगह पर आ गए, दैट मीन्स आपने कोई काम नहीं किया। ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है बच्चों? सो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें आप पूरा इनिशियल पोजीशन से, आई पोजीशन से आप शुरुआत करो, चीजों को कुछ मूव करो, यू डू सम वर्क, बट व्हेन यू कम टू द फाइनल पोजीशन, व्हेन यू कम टू द एफ पोजीशन, योर वर्क बिकम्स जीरो। आई मीन द टोटल वर्क इज जीरो इन एनी क्लोज्ड पाथ। कोई भी रास्ता बंद होगा, क्लोज्ड पाथ होगा, उसमें कोई भी चीज को मूव कराओ, द टोटल वर्क डन इज जीरो। चाहे वो रास्ता ऐसा हो, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। चाहे वो ऐसा रास्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रास्ता क्लोज्ड होना चाहिए भाई, रास्ता बंद होना चाहिए। समझ में आई बात सबको? मेक सेंस गाइस? Yes, sir. चलो ऑल राइट देन। सो आई थिंक आज की क्लास को हम लोगों को इतना ही रखना चाहिए। कल हम लोग केवीएल को और आगे बढ़ाएंगे, और कल इस केवीएल को खत्म करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।